नमस्कार, मैं हूं नम्रता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम में हम देखने जा रहे हैं पिछले हफ्ते से जुड़ी सभी मुख्य खबरों को और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत नहीं आ रहा लोगों को रास, तेजी से कर रहे नागरिकता का त्याग, चौंकाने वाले आंकड़े जारी। केरल के त्रिशूर जिले में धूमधाम से मनाया गया अनायुत त्योहार, हाथियों की पूजा का है इसमें प्रचलन। ब्रिटेन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय गर्मी आपातकाल की घोषणा, यूरोप में इन दिनों उच्च तापमान का कहर। पीपीपी मॉडल से संचालित होने वाला पहला पोर्ट बना जेएनपी, पहली पीपीपी योजना की हुई शुरुआत। पश्चिम बंगाल में कालाजार रोग की पुष्टि, 2015 तक इस बीमारी को खत्म करने का था लक्ष्य। अब बढ़ते हैं खबरों के विस्तारपूर्वक वर्णन की ओर। सबसे पहले नजर डालेंगे राज्य व्यवस्था की खबरों पर। गृह मंत्रालय ने नागरिकता छोड़ने को लेकर कई आंकड़े जारी किए हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 वर्षों में 4 लाख से अधिक भारतीयों ने देश को छोड़ दिया है। साल 2021 में 1.5 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच गया। साल 2020 में यह 85,000 लोगों ने नागरिकता त्याग दी। भारतीयों का पहली पसंदीदा जगह यूएई मानी जाती है, जबकि दूसरी अमेरिका मानी जाती है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 511 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने की शक्ति देता है। आपको बता दें कि संविधान में नागरिकता छोड़ने या समाप्त करने के 3 ही तरीके हैं। इसके अतिरिक्त संवैधानिक त्याग, स्वचालित समाप्ति, सरकार द्वारा वंचित किया जाना भी शामिल है। पूर्ण आयु और क्षमता वाला भारतीय अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग कर सकता है। स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वयं यह समाप्त हो जाती है। भारत सरकार निम्नलिखित तरीकों से नागरिकता समाप्त करने के लिए अधिकृत है। ये इस प्रकार से है। नंबर 1, कोई व्यक्ति धोखे से भारतीय नागरिकता हासिल कर ले, भारतीय संविधान का अनादर करे, युद्ध के दौरान दुश्मन देश के साथ व्यापार या संचार करे, नागरिकता पाने के 5 वर्ष के भीतर ही कम से कम 2 साल की सजा पाता है, लगातार 7 साल से भारत से बाहर रह रहा हो, तब भी नागरिकता खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में दर्ज कई एफआईआर को समेकित करने का निर्णय लिया गया है। एक ही मामले में ये एफआईआर दर्ज हैं। सभी एफआईआर को दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने को कहा गया है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 20 के अनुसार एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त एक ही मामले में दर्ज कई एफआईआर को न्यायालय द्वारा समेकित किया जाता है। एक ही वक्तव्य भाषण के लिए दर्ज कई एफआईआर को क्लब किया जा सकता है। भारत में एफआईआर को क्लब करने से संबंधित कोई विशेष कानून नहीं है। गौरतलब है कि एफआईआर को क्लब करना न्यायालय के फैसलों का स्थापित एक न्यायिक नैतिकता मानी गई है। साल 2001 का टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य मामले का एफआईआर को क्लब करने का संबंध में विशेष महत्व है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। गौरतलब है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त झूठी एफआईआर को रद्द कराने की धारा 482 के तहत मांग की जा सकती है। अब बात करें पर्यावरण मंत्रालय की। पर्यावरण मंत्रालय ने EIA नियमों में संशोधन हेतु अधिसूचना जारी की है। मुख्य परियोजनाओं को पर्यावरण अड़चनों से बचाना इसका मकसद बताया जा रहा है। आपको बता दें, सीमावर्ती राज्यों में रक्षा और सामरिक महत्व से संबंधित राजमार्ग परियोजनाएं बहुत संवेदनशील है। ऐसे मामलों में रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय छूट आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नियंत्रण रेखा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक बनने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को छूट है। कोयले, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पर आधारित है। 15 मेगावाट के तक के ताप विद्युत संयंत्रों को EIA नियमों से छूट प्राप्त है। केंद्र सरकार इन ईंधन पर आधारित थर्मल पावर प्लांट्स की थ्रेशहोल्ड क्षमता बढ़ाने के लिए EIA नियमों में संशोधन को आवश्यक मानती है। बंदरगाह से जुड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त मछुआरों को आजीविका हितों को सुरक्षित करना इसका मकसद बताया जा रहा है। आपको बता दें, ट्रैफिक प्रभावित टोल प्लाजा और हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के विस्तार को EIA में छूट प्राप्त है। हवाई अड्डों के रनवे विस्तार से जुड़ी परियोजनाएं इस छूट से बाहर हैं।
इसके अतिरिक्त EIA एक प्रस्तावित परियोजना के विकास में संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में रहने वाले समुदाय के स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन यह करता है। अब नजर डालते हैं कला संस्कृति से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों पर। केरल के त्रिशूल जिले में अनायुक्त अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक स्थगित यह अनायुक्त अनुष्ठान अब किया जा रहा है। केरल के त्रिशूर में हर साल यह अनायुक्त त्योहार का आयोजन किया जाता है। त्रिशूर के बड़क्कुनाथन मंदिर में यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में हाथियों की पूजा होती है। हाथियों को पूजा के बाद खाना खिलाया जाता है। आपको बता दें, इसका आयोजन कड़िक्की किड़म महीने में किया जाता है। इस साल आयोजित कार्यक्रम में अनायुक्तों के लिए कुल 53 हाथी शामिल किए गए। वडक्कुनाथन मंदिर में हर साल त्रिशूल पूरम त्योहार का भी आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त त्रिशूर पूरम सभी पूरमों में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध पूरम है। इसे मेदम के महीने में पूरम के दिन मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम के दिन भगवान वडक्कुनाथन को श्रद्धांजलि दी जाती है। त्रिशूर पूरम के लिए शहर में विभिन्न मंदिरों को आमंत्रित किया जाता है। त्योहार का मुख्य आकर्षण विशाल जुलूस होता है। सोने के आभूषणों से सजे 50 से अधिक हाथी जुलूस में शामिल होते हैं। वडक्कुनाथन मंदिर में भगवान शिव की महिमा मानी गई है। आपको बता दें कि मंदिर के चारों तरफ विशाल स्मारक हैं। गौरतलब है कि वडक्कुनाथन मंदिर में कुंतबलम रंगमंच भी है। मंदिर में बने महाभारत की घटनाओं पर आधारित कई चित्र हैं। मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्राप्त है। आपको बता दें कि वडक्कुनाथन मंदिर परशुराम द्वारा निर्मित पहला मंदिर माना गया है। 15 में इसे यूनेस्को का उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिला। वडक्कुनाथन मंदिर प्राचीन परंपराओं तथा वास्तुशास्त्र का उदाहरण है। अब बात करें अर्थव्यवस्था की। शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्टेज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया। इन बैंकों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करना इसका मकसद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यह फ्रेमवर्क श्री NS विश्वनाथन समिति की सिफारिशों पर आधारित है। फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए RBI ने बैंकों की पूंजी और उनके संचालन को आधार बनाया। टियर 1 शहरी सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम निवल राशि 2 करोड़ और शहरी सहकारी बैंकों के लिए 5 करोड़ है। इन मानकों को पूरा करने में असमर्थ बैंकों को 5 साल का समय दिया गया है। टियर 1 बैंकों को बेसल बंद नियमों के मुताबिक न्यूनतम 9% CRAR बनाए रखना आवश्यक है। टियर 2 से लेकर 4 शहरी सहकारी बैंकों के लिए संशोधन करके 12% इसे रखने का लिया गया है। आपको बता दें कि CRAR हासिल करने के कई चरण हैं। इसके लिए इन बैंकों को 31 मार्च 2024 तक 10%, 31 मार्च 2025 तक 11% व 31 मार्च 2026 तक 12% करना होगा। शहरी सहकारी बैंकों को अब बिना किसी पूर्व अनुमति के शाखा विस्तार करने का भी अधिकार गया है। नई शाखाओं की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि नई शाखाओं की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष के कुल शाखाओं का 10% तक हो सकती है। नजर डालेंगे एक बड़ी खबर पर। अफीम के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए निजी क्षेत्र की एंट्री हो गई है। अफीम के प्रसंस्करण के लिए बजाज हेल्थ केयर पहली प्राइवेट कंपनी है। बजाज हेल्थ केयर अफीम प्रसंस्करण और डोडे से अल्काइलाइट निकालने का कार्य करेगी। भारत में अफीम प्रसंस्करण बाजार पर सरकार के कड़े नियम हैं। अब तक सरकारी अफीम और अल्कलाइड फैक्ट्री द्वारा नियंत्रण किया जाता था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और मध्य प्रदेश के नीमच में अफीम प्रसंस्करण की फैक्ट्री है। सरकार की दोनों फैक्ट्रियों में मॉर्फिन, ऑक्सीडोसिन आदि का उत्पादन किया जाता है। आपको बता दें कि अब अफीम के उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी कंपनियां एंटर करेंगी। इसी के साथ भारत में 15वीं शताब्दी से अफीम की खेती होती आई है। अफीम के उत्पादन एवं प्रसंस्करण पर स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार का नियंत्रण है। गौरतलब है कि नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत अफीम का कंट्रोल भारत सरकार के पास है।
आपको बता दें, भारत में अफीम का व्यवसाय सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा अधिकृत देश है। भारत अल्कलॉइड के निर्माण के लिए अफीम का उत्पादन करता है। अल्कलॉइड का उपयोग दवा उद्योग में होता है। वैद्य ड्रग व्यापार के लिए अफीम का उपयोग किया जाता है। अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम पेपावर सोमनीफेरम है। अफीम के बीज अल्कलॉइड के स्रोत होते हैं। अफीम एक मादक पदार्थ है। इसका अवैध व्यापार भी एक व्यापक सच्चाई है। अब नजर डालेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की ओर। ब्रिटेन में राष्ट्रीय गर्मी आपातकाल की घोषणा हो गई है। यह घटना रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की है। गर्मी चरम स्तर पर पहुंच गई है। यूरोप में तापमान अब 43 डिग्री तक है। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और क्रोएशिया के जंगलों में गर्मी के कारण आग लग रही है। हाल ही में स्पेन में साल 2003 की तुलना में जंगली आग से कार्बन उत्सर्जन सबसे अधिक रहा। इंग्लैंड, वेल्स में बढ़ते तापमान के लिए पुर्तगाल के तट पर रुका हुआ ऊपरी स्तर दबाव जिम्मेदार माना गया है। निम्न दबाव के क्षेत्र को जाना जाता है कट ऑफ लो के नाम से। निम्न दबाव वाले क्षेत्र हवाओं को अपनी ओर खींचते हैं। आपको बता दें, उत्तरी अफ्रीका से यूरोप की ओर ये हवाएं चलती हैं। इसी के साथ अफ्रीका से आने वाली हवाएं यूरोप में हीट वेव का कारण बनती हैं। जेट स्ट्रीम के 2 भागों में विभाजन के बाद यूरोपीय क्षेत्र में बड़ी हीट वेव आती है। यह एक ऐसा प्रकरण है जिसमें यूरोप में गर्मी को बढ़ाया या ज़्यादा बढ़ाया जाता है। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में तेज गति से प्रभावित होने वाली हवाएं हैं। आपको बता दें कि ये जो जेट स्ट्रीम है, इसके प्रवाह की दशा जलधाराओं की तरह निश्चित होती है। लंबे समय तक अत्यधिक गर्म मौसम बरकरार रहने से ये हीट वेव्स बनती हैं। गौरतलब है कि वास्तविक तापमान और सामान्य तापमान के बीच का अंतर ही हीट वेव होता है। आपको बता दें, मैदानी क्षेत्रों में तापमान के 40 डिग्री होने तक हीट वेव चलती है। पहाड़ी में यह 30 डिग्री और तटीय क्षेत्रों में यह तापमान 37 डिग्री तक हो सकता है। भारत के उत्तर पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में गर्मी के दौरान तापमान सामान्य से अधिक रहता है। भारत के आमतौर पर मार्च और जून के बीच में ये हीट वेव होती है। कुछ दुर्लभ मामलों में जुलाई तक यह हीट वेव रह सकती है। अब नजर डालेंगे वायुमंडलीय आवरण से जुड़े चौंकाने वाले रहस्यों पर, जिनका खुलासा हो गया है। AIP पब्लिशिंग नामक संस्था ने प्रकाशित एक शोध में 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच ओजोन छिद्र की रिसर्च की है। ओजोन छिद्र की ऊंचाई कटिबंधों के ऊपर 10 से 25 किलोमीटर तक है। यह बहुत दुखद घटना है कि अंटार्कटिक के लगभग 7 गुना बड़े यह छेद से मौसमों में, यह विपरीत मौसमों में दिखाई देता है। केवल बसंत ऋतु में यह छिद्र दिखाई देता है। 1980 के दशक से मौजूद होने वाले हाल के रिसर्च से यह रहस्य खुलासा हुआ है। समतापमंडलीय ओजोन तापमान और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए भू आधारित और उपग्रह आधारित दोनों तरह के डेटा सेट का उपयोग किया जाता है। ओजोन छिद्र, जहां ओजोन परत की मोटाई 220 डॉप्सन से होती है, नासा का दावा है। डॉप्सन यूनिट का यूज़ एक विशेष क्षेत्र में ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। यह ओजोन छिद्र पृथ्वी के लगभग 50% लोगों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। बता दें कि यह ओजोन छिद्र कई प्रकार के कैंसरों का कारण है। इसके अतिरिक्त यह पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। AIP पब्लिशिंग अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की पूर्व स्वामित्व वाली गैर लाभकारी सहायक कंपनी बताई जा रही है। अब बात करेंगे कर्नाटक की। बीते दिनों कर्नाटक के पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों के नेताओं ने एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग का मकसद पश्चिमी घाट के संबंध में जारी ड्राफ्ट पर आपत्ति जताना था। इस ड्राफ्ट के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने से जुड़े पहलुओं का विचार विमर्श करना भी है। जारी अधिसूचना कर्नाटक के लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESA घोषित करने से संबंधित है। ग्रामीण लोगों के जीवन और उनकी आजीविका पर विपरीत प्रभाव इससे पड़ेगा। अब बात करें इसी खबर की, जिसमें कर्नाटक का लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इको सेंसिटिव एरिया के तहत शामिल है। कर्नाटक का ESA क्षेत्र कुल घोषित ESA क्षेत्र का लगभग 50% है।
कर्नाटक के 10 जिलों में 1572 गांव शामिल हैं। ईएसए क्षेत्र में खनन, उत्खनन और खेत खनन जैसी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित है। ईएसए क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार पर्यावरण मंत्रालय को प्राप्त है। पीएम ने एनआईआईओ सेमिनार स्वावलंबन संबोधित किया। उद्योग और शिक्षाविदों के ज्ञान एवं कौशल को साझा करना इसका लक्ष्य बताया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्प्रिंट चैलेंज नामक कार्यक्रम का भी शुभारंभ हुआ। स्प्रिंट चैलेंज का मकसद भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। स्वावलंबन सेमिनार नौसेनाओं और आत्मनिर्भरता की दिशा में किया गया पहला प्रयास है। शिक्षा और सेवा से जुड़े विशेषज्ञों और सरकार को एक मंच पर लाकर रक्षा क्षेत्र के लिए विचारों और सिफारिशों के साथ एक साझा मंच प्रदान करना है। पहले दिन सेमिनार का पूरा फोकस नवाचार, स्वदेशीकरण, आयुध और विमानन पर किया गया। सेमिनार का दूसरा दिन समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित रहा। हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और पहुंच प्रमुख मुद्दा रहा। यह सेमिनार नौसेना की आत्मनिर्भरता एवं समुद्री सुरक्षा एवं पहुंच बनाने में सार्थक कदम है। एनआईआईओ का भारतीय नौसेना में कम से कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को शामिल करने का लक्ष्य है। बीते 4-5 सालों में भारत का डिफेंस इंपोर्ट लगभग 21% कम हुआ। पिछले वर्ष लगभग 13,000 करोड़ रुपए मूल्य का 70% अधिक रक्षा निर्यात निजी क्षेत्र के लिए किया गया। जेएनपी ने पीपीपी मॉडल के तहत संचालन के 25 वर्ष पूरे किए। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर 100% प्राधिकरण का मालिकाना हक है। पीपीपी के आधार पर पोर्ट के सभी गोदियों का परिचालन किया जाएगा। गोदी या डाक समुद्री तट के किनारे जलयानों के ठहरने का पार्किंग स्थान है। आपको बता दें कि 400 मीटर लंबी गोदी की क्षमता को बढ़ाकर 12,200 TEU क्षमता वाले जहाज़ों को संभालने लायक बनाना इसका मकसद है। इसके अतिरिक्त लेटर ऑफ अवार्ड GAM, बख्शी, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड तथा CMA टर्मिनल को दिया गया। दूसरे चरण में 280 मीटर लंबाई वाले डाक को उन्नत किया जाएगा। माल को चढ़ाने व उतारने की मौजूदा क्षमता को 1.5 मिलियन TEU से बढ़ाकर 1.8 मिलियन TEU करने का लक्ष्य है। यह देश का पहला ऐसा बंदरगाह है जहां से अवसंरचना निर्माण में पीपीपी मॉडल की शुरुआत की गई। पीपीपी मॉडल के तहत संचालित होने वाला भारत का पहला मॉडल बंदरगाह है। वर्तमान में जेएनपी के तहत 5 कंटेनर टर्मिनल भारत में कार्यरत हैं। जेएनपी पोर्ट कंटेनर टर्मिनल के मामले में विश्व के 100 बंदरगाहों में 26वें नंबर पर है। अब डालेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की कुछ खबरों पर नजर। पश्चिमी बंगाल में सामने आए कालाजार रोग के मामले। यह गंभीर समस्या बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में कालाजार से जुड़े 65 मामले सामने आए। इस साल झारखंड में हुई 8 वर्षों में कालाजार से पहली मौत। कालाजार व्यावहारिक रूप से पश्चिम बंगाल में समाप्त हो गया था। हाल में पश्चिम बंगाल में फिर से कालाजार के मामले देखने को मिले। कालाजार ज़्यादातर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से घूमने आए लोगों में फैला। दार्जिलिंग, मालदा, दिनाजपुर और कालिम्पोंग में सबसे अधिक मामले हैं। कोलकाता में अभी तक कालाजार से संबंधित कोई मामला नहीं है। 2020 में ज़्यादातर मामले ब्राज़ील, चीन, इथियोपिया, इरिट्रिया, भारत, केन्या, सोमालिया आदि 10 देशों से हैं। कालाजार या विस्सेरल लिशमैनियासिस है। कालाजार का अन्य नाम ब्लैक फीवर या काला बुखार है। सैंड फ्लाई के काटने से कालाजार फैलता है। भूरे रंग की मक्खियाँ सैंड फ्लाई होती है। दरारों में सैंड फ्लाई रहती है। सैंड फ्लाई लिशमीनिया डोनोवानी परजीवी से संक्रमित है। ब्लैक फीवर का कारण लिशमीनिया जीन्स के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसके उपचार के लिए एंटी लिशमीनियल दवाएं उपलब्ध हैं। इस रोग के कारण लोगों के हाथ, पैर, पेट, चेहरे की त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। यह एक इलाज योग्य बीमारी है। इसकी रोकथाम के लिए वेक्टर नियंत्रण भी कारगर है। वेक्टर नियंत्रण के तहत कीटनाशक स्प्रे, कीटनाशक युक्त नेट यानी जाल आदि का उपयोग होता है। साल 2015 तक भारत में इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। वेक्टर नियंत्रण के माध्यम से सैंड फ्लाई की संख्या को कम करने का प्रयास किया जाता है।
राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इसे पूर्ण करने की संख्या में काफ़ी कमी देखी गई थी। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई। वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होने के साथ अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। साथ ही वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति होंगी। इसके अलावा वह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी होंगी। द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी समूह से संबंध रखती हैं। आपको बता दें कि यह एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें कि एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला का भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचना देखा गया। उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए ओडिशा विधानसभा से नीलकंठ सम्मान उन्हें दिया गया था। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने अमीर व्यक्तियों की एक सूची जारी की है। सूची के अनुसार सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हैं। इनकी दौलत करीब 18 बिलियन डॉलर है। सावित्री जिंदल ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन हैं। इसी सूची के अनुसार वह भारत की 7वीं सबसे अमीर शख्सियत हैं। दुनिया में उनका स्थान 91 पायदान पर बताया जाता है। बीते दिनों नीति आयोग ने तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया। इस इंडेक्स में पूर्व राज्यों में पहले स्थान पर कर्नाटका रहा, वहीं दूसरे पर तेलंगाना तो तीसरे पर हरियाणा को पद हासिल हुआ। बता दें कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमशः अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में जारी किए गए थे। हाल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकारी समिति की एक बैठक आयोजित हुई। यह बैठक डीजी यात्रा विषय पर केंद्रित रही। डीजी यात्रा पहल के तहत हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित निर्बाध यात्रा प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। यह चेहरा पहचान प्रणाली पर आधारित परियोजना है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट की एक प्रमुख समिति ने भारत के साथ रक्षा साझेदारी को और ज़्यादा मजबूत करने पर जोर दिया। समिति ने भारत के साथ रक्षा साझेदारी को खुफिया जानकारी जुटाने, चौथी व 5वीं पीढ़ी के विमान एवं ड्रोन आदि एक नए स्तर पर पहुंचाने की मांग की। बीते दिनों मुंबई में एक व्यक्ति को एम्बर ग्रीस की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया। बता दें कि एम्बर ग्रीस भूरे रंग का मोम जैसा पदार्थ है। यह व्हेल की आंतों से उत्पन्न होता है। हालांकि इसे व्हेल की उल्टी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। व्हेल की उल्टी करने के बाद यह पदार्थ समुद्र के पानी में तैरता हुआ पाया जाता है। कीमत के लिहाज से काफ़ी महंगा होता है। इसे तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि वह जल्दी से अपने नए चंद्रमा रॉकेट को लॉन्च करेगा। उसने यह घोषणा अपोलो 11 चंद्र लैंडिंग की 53वीं वर्षगांठ पर की। बता दें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के दायरे में विस्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में 24 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिला को गर्भपात की मंजूरी दी है। इस कानून के तहत विशेष परिस्थितियों में 24 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति है। सामान्य तौर पर 20 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात किया जा सकता है। हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर अनुमान को बढ़ती मुद्रास्फीति की वजह से घटा दिया है। एडीबी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर अनुमान संशोधित कर 7.2% कर दी है। इससे पहले अर्थव्यवस्था में 7.5% की विकास दर का अनुमान लगाया गया था। आज के इस खबर के बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप देखते रहिए रेडियो उड़ान, माफ़ कीजिए, आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।